प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाने जैसे एग्ज़ाम में, उसका एक सेट देखेंगे। इसमें कुल 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तैयारी भी तो कर रहे होंगे आप लोग भी। अपना कॉपी पेन ले करके बैठें और क्वेश्चन जो ही आता है सबसे पहले खुद ही सॉल्व करने का कोशिश करें, उसके बाद आगे वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सभी चैप्टर से लिया गया है और पूरे बुक से है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बताना है, यहाँ पे परिमेय नहीं बताना है। तो यह परिमेय बताना है। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दोनों पूर्णांक होता है, वही होता है परिमेय संख्या। पूर्णांक का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और -1, -2, -3 ये सब सभी है पूर्णांक। तो P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, वो कहलाता है परिमेय संख्या। यहाँ पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 17, तो 17 को हम लिख सकते हैं 17/1। ये हो गया P/Q के रूप में, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है, 17 भी और 1 भी पूर्णांक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। 0 है दूसरा ऑप्शन में, 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1। ये भी P/Q के रूप में है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो दूसरा ऑप्शन भी परिमेय संख्या है। तीसरा है रूट में 225, तो 225 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 को भी 15/1 लिख सकते हैं, ये भी P/Q के रूप में है और P और Q दोनों पूर्णांक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो भी हो गया परिमेय संख्या। अब यहाँ पूछा था यह परिमेय संख्या कौन है, तो पाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाई का मान होता है 22/7। अगर ऑप्शन में 22/7 रहेगा तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ पाई रहेगा तो पाई होता है यह परिमेय। इसको याद रखना है, यही पूछता है बार बार। तो यह परिमेय संख्या कौन है, यहाँ पे इसमें हो जाएगा पाई, हो जाएगा यह परिमेय संख्या। तो पहला का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2x गुने 3 गुने 13 के रूप में है तो x का मान निम्न में से चुने। मतलब 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, वो इस रूप में आएगा। ऊपर में यहाँ x है, 2x है, तो x के जगह पे क्या आएगा ये चारों में से। तो यहाँ पे 156 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। 156 लिख दिए, इसको पहले 2 से भागा देंगे, ये हो जाएगा 2 से 30 14, 1 बचेगा, 2 8 16 78 आएगा। फिर 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से भाग लगेगा, 13 3 39। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया, 2 है, 2 बार आया हुआ तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुने 3 गुने 13, ये सभी को लिख दिए। अब इसको यहाँ पे 3 गुने 13, यहाँ पर भी 3 गुने 13 है, ये है गुने में 2 का पावर x, तो यहाँ 2 का पावर x के जगह पे 2 आया हुआ है। यहीं पे x था क्वेश्चन में दिया हुआ, तो x के जगह पे 2 आया, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया है, घात 1 के बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। घात 1 के बहुपद को याद रखना है, एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर 2 घात वाला बहुपद रहेगा तब उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। तो इसका हो जाएगा घात 1 का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन 3 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से समझना है इसको। समीकरण युग्म y बराबर 7 और y बराबर -9 का एक हल है। 9 का हल है कितना, एक हल है कि 2 हल, अनंत हल कि कोई हल नहीं होगा।
ये जो दिया है y बराबर 7 और y बराबर -7, तो इसका कोई हल नहीं होगा। कैसे नहीं हल होगा ये देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया, हम लोग जानते हैं ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। इसमें दिया है y बराबर 7, तो y का मान इसमें 1 2 3 करके जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे आया y बराबर 7, तो इसका जब खींचेंगे रेखा तो ये हो जाएगा ग्राफ इस तरह से, y बराबर 7 यहाँ पे आ गया। और दूसरा है y बराबर -7, माइनस नीचे में आएगा, -1 2 3 4, ये -9 तक है, -9 यहाँ पे है, तो -9 मान लेते हैं यहाँ पे आया। इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से बनेगा। अब ये दोनों आपस में कहीं पे नहीं कटेगा, और जब दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं कटेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही, कोई हल नहीं होगा। अनंत हल यहाँ पे नहीं लगा देना है, बहुत से बच्चे इसकी गलती कर देते हैं, अनंत हल लगा देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। आगे दिया हुआ है द्विघात समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दिया कि मूल समान है, ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल समान है तो k का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं मूल समान कब होता है, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है, जिसको कि d कहते हैं, विविक्त कर। तो d बराबर जब 0 होता है तो मूल समान होता है, और d का फॉर्मूला ही होता है b² - 4ac। तो यहाँ b² है जो x का गुणांक हो जाता है b, ये यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक, ये x का गुणांक b, और कांस्टेंट जो रहता है वो c होता है। तो यहाँ हमको चाहिए b², b है -4, तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ये का मान यहाँ पे कुछ नहीं, x² के साथ मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और c कांस्टेंट में यहाँ पे k है, तो ये हो जाएगा k बराबर 0। अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस ये तीनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने k का 4k हो जाएगा बराबर 0। अब k का हमको मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 16 बराबर 4k, ये माइनस में है, इधर आएगा तो हो गया प्लस में। अब k का मान निकालना है तो ये 4 यहाँ गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 16/4 होगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 4, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 2:3, 4:9, 81:16, 16:81। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझ लेना है। इसको दो तरह से पूछता है। यहाँ पे दिया है त्रिभुज की, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है। यहाँ पे भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, और इसी का उल्टा कभी कर देता है कि कभी क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा और भुजा का अनुपात क्या होगा ये पूछता है। तो याद रखना है कि इसको हम लोग पढ़े हैं कि जो त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब भुजा का अनुपात यहाँ अगर 4:9 दिया हुआ है तो भुजा के अनुपात का वर्ग होता है क्षेत्रफल का अनुपात। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, तो 16:81 हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। यही अगर ये क्षेत्रफल का अनुपात रहता 4:9 है और भुजा का अनुपात पूछता तो इसका 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 2 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3। तो अगर ये क्षेत्रफल का अनुपात रहता और भुजा का अनुपात पूछता तो ये हो जाता 2:3। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछा है, यहाँ पे 4:2 दे दिया है, 4:9 दे दिया है। तो यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि 4 का वर्गमूल 2 कर दें और 9 का वर्गमूल 3 कर दें, तो 2:3 कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। ये होता जब क्षेत्रफल रहता ये तो होता 2:3 इसका भुजा का अनुपात, लेकिन चूंकि भुजा का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ये हो गया छठा क्वेश्चन। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है क्या? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। इसको बढ़िया से समझ लेना है। संगत भुजाएं और संगत कोण, यहाँ पे संगत भुजाएं पूछा है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण अगर रहता तो होता बराबर। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो अगर कोण का पूछेगा तो संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा का पूछेगा तो समानुपाती होगा। इसको याद रख लेना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि मूल बिंदु से बिंदु P जिसका निर्देशांक 3 और 4 है की दूरी है। मूल बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है O, यहाँ से एक बिंदु है P, इसका दिया है निर्देशांक 3 और 4। तो मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी कितना होगा? अब मूल बिंदु जानते हैं हम लोग 0 0 होता है, तो 0 0 से ये 3 4 जो है इसके बीच का दूरी क्या होगा? तो इसका दूरी निकालने के लिए जानते हैं कि अगर मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना रहेगा हम लोगों को, मान लेते हैं इसका निर्देशांक x और y है, तो जब मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना है OP बराबर, तो इसका हो जाता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स और वाई है जो दिया हुआ बिंदु है उसका निर्देशांक। तो बिंदु दिया है उसका निर्देशांक 3 और 4, तो यहाँ पे 3 और 4 का वर्गमूल स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो रूट में हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट में 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो जाएगा 5 मात्रक। ये दूरी है निकालना मूल बिंदु से। यही अगर कोई दूसरा बिंदु यहाँ पे दिया हुआ रहता, ये दो बिंदु अलग अलग दिया हुआ रहता और दोनों के बीच का दूरी निकालना रहता, तो इसका फॉर्मूला हो जाता दूसरा। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु P दिया है 3 और 4 और एक बिंदु Q दिया है 6 और 8, ये दोनों के बीच का दूरी अगर निकालना रहता तो इसका निर्देशांक x1 y1 मान लेते, इसका निर्देशांक x2 y2 मान लेते। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के निकालते। लेकिन यहाँ एक बिंदु दे दिया है कि मूल बिंदु है और दूसरा बिंदु है 3 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मूल बिंदु से निकालना रहेगा तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कर देंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि एपी दिया है, एपी मतलब समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पहला टर्म है यहाँ 3 1 -1 -3, इस तरह से एक एपी आगे बढ़ते जा रहा है के लिए क्रमशः प्रथम पद ये और सार अंतर डी क्या होगा? ये जो एपी दिया है इसका प्रथम पद और सार अंतर दो चीज निकालना है। तो प्रथम पद तो जानते हैं हम लोग, जो फर्स्ट में लिखा हुआ रहता है वही होता है प्रथम पद, मतलब यहाँ पे है प्रथम पद 3 हो जाएगा इसका। तो प्रथम पद ये है वो हो जाएगा 3। आगे फिर निकालना एक सार अंतर डी। तो सार अंतर डी जो है वो हम लोग जानते हैं निकालने के लिए A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, आगे वाला पद में से पीछे वाला को घटाते हैं। तो यहाँ दूसरा पद मान लेते हैं कि ये 1 है, पहला पद है 3, तो ये 2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, ये हो जाएगा -2। इस एक में से इस 3 को घटाएंगे, दूसरा पद हो गया यहाँ पे ये 1 और पहला पद हो गया 3, तो 1 में से 3 को घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सार अंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 हो गया 1 माइनस A1 हो गया 3, तो 1 माइनस 3 तो हो जाएगा -2, तो ये हो गया सार अंतर -2 और प्रथम पद ये बराबर है यहाँ पे 3, तो प्रथम पद हो गया 3, तो 3 और -2 इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सार अंतर निकालने के लिए इस तरह का पूछता भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है बिंदुओं 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब दो बिंदु दिया हुआ है, एक है 2 5 और एक है 4 7, मान लेते ये P है ये Q है। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु,
यहाँ पे मान लेते हैं मध्य बिंदु O है, तो इसका निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा ये निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ x1 हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा 4। तो इसको निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 बटे 2 और ये y1 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा 7। तो 5 प्लस 7 बटे 2। ये तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 बटा 2 और ये 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 बटा 2। 6 को 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 12 को 2 से भागा देंगे तो 6। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया 3 और 6। 3 और 6 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि आकृति दिया हुआ, इसमें साइन p का मान कितना होगा ये निकालना है। तो साइन p, साइन ये वाला कोण को लेंगे तो कितना आएगा इसका ये मान निकालना है। इसके लिए यहाँ पे जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण, जिसको h हम लोग डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे आधार दिया हुआ नहीं है, पहले हम लोग आधार निकाल लेते हैं। आधार निकालने के लिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग होता है फॉर्मूला कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे एच है 13 तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर पी लंब है यहाँ 12 तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस बी तो दिया नहीं है, बी निकालना है तो यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा। ये 12 स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 12 स्क्वायर और यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 और माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे बच गया बी स्क्वायर। 169 में से 44 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट हो जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, इसका मतलब इसका बी आ गया 5। तो यहाँ पे बी ये हो जाएगा इसका 5। अब हमको निकालना है क्या साइन पी निकालना है, मतलब ये वाला कौन साइन का। तो साइन पी निकालना है, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण पी बटे एच, लंब बाय कर्ण। तो यहाँ पे P इसको और H इसको नहीं ले लेना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि P और H हम इसको P और इसको H तब लेते अगर साइन Q हमको निकालना रहता, लेकिन यहाँ साइन P निकालना है। इस कोण को लेते तब ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब और ये आधार हो जाता। लेकिन यहाँ चूंकि हमको निकालना है साइन P, मतलब इस कोण को निकालना है, तो जो कोण हम ले रहे हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो यहाँ पे जब साइन P ले रहे हैं तो उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, मतलब ये जो अभी 5 निकाले थे QR को, ये हो जाएगा इसके लिए लंब। तो यहाँ पे P हो जाएगा 5 और कर्ण फिक्स रहता है, जो 90 डिग्री है उसी के सामने वाला होता है कर्ण। तो कर्ण ये 13 हो जाएगा, तो 5/13 इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखना है इसमें अच्छे से, यही ध्यान रखना है कि P और H, इसको P और इसको H तुरंत नहीं ले लेना है। यहाँ पे साइन P दिया हुआ है, यहाँ पर साइन Q यहाँ पे रहता तो ये P और ये H हो जाता, मतलब 12/13 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे साइन P निकालना है, साइन Q नहीं निकालना है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा। मतलब एक सीधा खड़ा खंभा है और उसका छाया दोनों बराबर है। मान लेते ये हो गया खंभा और ये हो गया उसका छाया, ये दोनों बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण होगा, जैसे यहाँ पे छाया अगर बन रहा है तो यहाँ से जो सूर्य को देखेंगे, यहाँ पे सूर्य को, तो ये जो कोण यहाँ बन रहा है यही हो जाएगा इस सूर्य का उन्नयन कोण। तो ये कोण कितना डिग्री होगा ये निकालना है।
ये दोनों बराबर है, ये चीज दिया हुआ है, ये खंभा और उसके छाया दोनों बराबर है। मान लेते हैं अगर ये एक्स है तो ये भी हो जाएगा एक्स, तो ये थीटा जो है वो कितना डिग्री होगा। तो इसको निकालने के लिए जब हमको ये वाला कोण को निकालना है कि ये कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं साइन, यहाँ पे टेन ले लेते हैं। अगर लेंगे हम टेन थीटा बराबर, टेन का होता है पी बटे बी, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा पी बटे बी। पी ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, जो कि दोनों दिया हुआ बराबर है, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी हो गया एक्स। एक्स और एक्स कट के हो जाएगा एक, मतलब टेन थीटा बराबर आ गया एक। तो टेन कितना डिग्री का मान होता है एक, तो टेन जानते हैं कि 45 डिग्री का मान होता है एक। तो टेन थीटा बराबर टेन 45, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा 45 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसको, इसलिए याद रखना है, इसको समझ लेना है बढ़िया से। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि sec ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। sec ए को हम लोग जानते हैं, sec ए बराबर होता है 1 बाय कॉस ए, ये हो गया sec ए का। और प्लस टेन ए है तो प्लस टेन ए का होता है साइन ए बटे कॉस ए, और इधर है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, ये कॉस ए और कॉस ए कटेगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और इधर जो 1 माइनस साइन ए दिया था सो 1 माइनस साइन ए रह गया। अब ऊपर में क्या हो गया, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे है 1, बी के जगह पे है साइन, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं यहाँ पे। और नीचे में जो है ये कॉस ए का यहाँ पे कॉस ए रह जाएगा, नीचे में यहाँ रह गया कॉस ए। अभी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो ये जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए बटे हो गया कॉस ए। अब इसकी 2 बार है कॉस, कॉस का स्क्वायर है और नीचे एक कॉस है, तो कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा कॉस ए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, कॉस ए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल सेट जो जारी किया गया है जैक के द्वारा, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अच्छे से इसको समझ लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को, याद रखना, इसको त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। मतलब एक त्रिज्यखंड है, सबसे पहले एक त्रिज्यखंड बना लेते हैं, ये हो गया त्रिज्यखंड। इसका त्रिज्या दिया है कि r है, r त्रिज्या वाले, और इसका कोण है p डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आर स्क्वायर त्रिज्या जो है वो दिया है कैपिटल आर, तो हो गया पाई आर स्क्वायर, थीटा जो है कौन वो दिया है पी डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा पी डिग्री बटे 360 डिग्री। तो ये सब ऑप्शन हमको मिल रहा है डी में, डी में दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर पी बटे 360, यहाँ पर भी मेरा वही है पाई आर स्क्वायर पी बटे 360, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें दिया है एक समांतर श्रेणी दिया है कि x प्लस 3x और 4x प्लस 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ये 3 पद दिया है, ये तीनों के बारे में दिया है कि ये तीनों समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा।
तो इस तरह का अगर क्वेश्चन देगा कि मान लेते हैं ये बी सी ये तीनों समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में रहता है तो क्या होगा, बी माइनस ये बराबर होता है सी माइनस बी। मतलब इसमें इसको माइनस करेंगे तो जितना आएगा वही होगा इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो बी माइनस ये बराबर हो जाएगा सी माइनस बी। तो यहाँ पे उस अनुसार से हो जाएगा 3x माइनस x प्लस 3, यह हो जाएगा 3x माइनस x प्लस 3। इसमें से इसको माइनस किए और ये बराबर होगा इसमें इसको माइनस करेंगे उसके, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 माइनस 3x। इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें इसको माइनस करेंगे, ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और ये 3 भी हो जाएगा माइनस में, और इधर हो जाएगा 4x प्लस 2 माइनस 3x। अब ये 3x में एक x चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और इधर 4x में 3x चल जाएगा तो एक x बचेगा और प्लस 2। अभी x जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो करके हो जाएगा 2x में एक x चल जाएगा तो यहाँ पे एक x बचेगा, और ये 3 माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो इधर हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो इसका हो जाएगा आंसर डी 5 आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका 5। आगे क्वेश्चन 17 में दिया है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। एक मान लेते हैं वृत्त है और ये हो गया स्पर्श रेखा, तो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु जो यहाँ बिंदु है जहाँ पे वृत्त और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। मध्य बिंदु, अंत बिंदु, केंद्र बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो इसको हम लोग जानते हैं कि वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के बीच के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु बोला जाता है, जहाँ पे ये रेखा वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन 18 में दिया हुआ है कि वृत्त की छेदक रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अनंत बिंदु पर, एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, एक भी बिंदु पर नहीं। वृत्त की छेदक रेखा जो होगा वो उस वृत्त को कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो याद रखना कि जो छेदक रेखा कहते हैं जो वृत्त को छेद करते हुए इस पार से उस पार निकल जाता है, तो वृत्त की जो छेदक रेखा है वो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और अगर स्पर्श रेखा पूछता तब वो 1 बिंदु पर। ये छेदक रेखा है वो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगा करके बनाना होगा, नहीं तो सब जानते हुए भी नहीं बन पाएगा और गलत हो जाएगा। यहाँ दिया है कि थीटा केंद्रीय कोण और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का परिमाप निम्न में से चुने। मतलब केंद्रीय कोण थीटा है, त्रिज्या है आर, तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। त्रिज्यखंड का परिमाप ये मान लेते हैं हो गया त्रिज्यखंड, इसका परिमाप इसका ये है थीटा कोण है और आर है इसका त्रिज्या। तो इसका परिमाप निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि परिमाप निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये पूरा को मापना पड़ेगा, तभी वही होगा इस त्रिज्यखंड का परिमाप। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं चाप। चाप की लंबाई जो कहते हैं वो चाप, त्रिज्यखंड का चाप। तो ये तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई से यहाँ तक का निकल जाएगा, उसके बाद उसमें जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या और यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है, ये 2 बार त्रिज्या को जोड़ देंगे तब ये त्रिज्यखंड का परिमाप निकलेगा। तो पहले चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ये हो गया चाप की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। अब उसमें एक आर इधर और एक आर इधर, 2 आर को और जोड़ देंगे तो प्लस 2 आर, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का परिमाप। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है,
2πr थीटा बटे 360 प्लस 2r। ये तो पाई आर स्क्वायर है, ये नहीं होगा। 2πr स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ है 2πr थीटा बटे 360, यहाँ क्या है वो ढक गया है, इसको फिर से देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 2πr थीटा बटे 360 प्लस 2r, यही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। मतलब कि एक वृत्त है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और परिमाप का मतलब वृत्त की परिधि जो कि होता है 2πr। ये दोनों बराबर है, तो त्रिज्या निकालना है, मतलब r निकालना है। तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा। अब ये नहीं सोचना है कि दोनों गुने में है तो कैसे कट जाएगा, इसलिए कट जाएगा कि अगर इसको यहाँ से जब हटाएंगे तो इधर आकर के भागा में हो जाता, इसीलिए हम इसको यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो वो पाई दोनों कट गया। अब यहाँ बच गया आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर बराबर इधर बच गया 2r। अब ये आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर ये 2r, 2 बार है r गुने में, r गुने r, 2 बार आर स्क्वायर हो जाएगा वो, और इधर है 2r, फिर एक r और r भी कट जाएगा। तो अब क्या बच गया, इधर r बराबर, इधर बच गया 2, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मात्रक। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। शुरू से जब 3 तो सम संख्या लेंगे तो उसका माध्य क्या होगा। तो पहला सम संख्या जानते हैं 2 होता है, फिर 4, फिर 6। उसका माध्य निकालना है तो सभी को जोड़ के 3 संख्या लिए तो 3 से भागा दे देंगे, तो यह हो जाएगा 12/3 मतलब 4। तो प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य 4 हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट है, लेकिन और भी ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी सारा सेट मिलते रहेगा इस चैनल पे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 22 में दिया है, प्रत्यक्ष विधि क्या ज्ञात करने की एक विधि है, माध्य, बहुलक, माध्यक। तो इसको पढ़े हैं हम लोग कि प्रत्यक्ष विधि जो है उससे माध्य निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं। माध्य निकालने के लिए 3 विधि होता है, तो उसमें से एक है पहला विधि प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद एक होता है पग विचलन विधि, और एक और है कल्पित माध्य विधि। ये तीनों विधि है माध्य निकालने के लिए। तो प्रत्यक्ष विधि जो पहला मेथड है हम लोग पढ़े हैं वही पूछा है, तो प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने की एक विधि है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। यहाँ पे चर दिया है और बारंबारता 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चर दिया है, और बारंबारता यहाँ दिया हुआ है 1, 3, 9, 7, 1, 6, 5। अब पूछ रहा है कि उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक है, इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जो है वो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे अधिक बार जो चर आया हुआ रहेगा वही हो जाएगा उस आंकड़ा का बहुलक। तो यहाँ ऑप्शन पहला ऑप्शन दे दिया है 9। तो इसमें जब देखें अगर बारंबारता में तो सबसे अधिक बारंबारता 9 है, तो इसको देख करके और तुरंत ऑप्शन ये बहुत से बच्चे टिक मार देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 9 है वो ये इसका मतलब हुआ बारंबारता 9 है, सबसे अधिक बारंबारता 9 है, इसका मतलब ये हुआ। और 9 जो बारंबारता है वो जो चर है वो 2 है, तो 2 जो है वो 9 बार आया हुआ है। तो बहुलक वही होता है जो चर सबसे अधिक बार आया होगा। इसका मतलब है कि 0 है सो 1 बार आया है, 1 है वो 3 बार आया है, 2 है वो 9 बार आया है, 3 है वो 7 बार आया है। तो जो सबसे अधिक बार आया हुआ रहता है वो होता है बहुलक। तो यहाँ पे 9 बार आया है 2, तो यहाँ पे इसका बहुलक हो जाएगा 2, ना कि 9। इसको टिक नहीं लगा देना है। 9 बार सबसे अधिक बार 9 बार आया है, लेकिन कौन आया है, 2 आया है सबसे अधिक बार, तो 2 होगा इसका बहुलक। आगे क्वेश्चन नंबर 24।
इसमें माध्य निकालने के लिए बोला है x माइनस ये, फिर x, फिर x प्लस ये 3 पद दिया है और इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग जिस तरह का अगर जो डाटा दिया रहता है उसका माध्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों का योग मतलब ये सभी को जोड़ देंगे तो क्या है, पहले x माइनस ए प्लस x प्लस ये हो गया सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 1 2 3, 3 प्रेक्षण है मतलब 3 डाटा है तो इसका हो जाएगा बटे में 3। अब ये सभी को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस ये और ये प्लस ये कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x बटे 3 और 3 कट जाएगा, बच जाएगा x, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बताइए कि इस सेट का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को फिर से देख लें, दोबारा देखने से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो कि समझ में नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी भी घटना की प्रायिकता हम लोग जानते हैं कि 0 से 1 के बीच होता है। कोई भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होता है, जहाँ पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और उसके बीच में ही हो सकता है, 0 से कम भी नहीं 0 से ज़्यादा भी नहीं। तो 0 से कम यहाँ पे माइनस में दिया है 1.5, तो माइनस में तो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी क्योंकि वो 0 से कम हो जाएगा और प्रायिकता 0 और 1 के बीच ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1.5 जो कि किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि ये माइनस में दे दिया है। 0.5 मतलब इसको कहें तो 70 पैसा के, तो वो भी 0 और 1 के बीच में ही आता है, इसीलिए ये भी हो जाएगा 15%, ये भी हो जाएगा 2/3। अगर 2 को 3 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 0.67 इस तरह से। तो ये भी 0 और 1 के बीच ही आ रहा है, ये भी 0 और 1 के बीच है, ये भी 0 और 1 के बीच है, यही है जो कि 0 से कम है। तो 0 और 1 के बीच ही प्रायिकता होता है, उससे 0 से पहले भी नहीं और 1 के बाद भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वह घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता होती है 2 - 1 0 1। तो हम लोग इसको याद रखना है, ये पूछता है कि वो जिसका घटित होना असंभव है या तो कभी कभी पूछता है कि जिसका घटित होना निश्चित है। तो जिसका घटित होना असंभव है मतलब वो घटना घट ही नहीं सकती है। जब घटना घट ही नहीं तो उसका प्रायिकता कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा उसका प्रायिकता, -1 नहीं कर देना है या तो फिर 1 भी नहीं करना है। जो घटना घटित नहीं हो सकती है, असंभव है, जैसे अगर उदाहरण लें तो सूर्य का पश्चिम में उगना, ये तो असंभव है, कभी हो नहीं सकता है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगा 0। यही अगर रहता है कि जो घटना निश्चित है घटेगी ही, जैसे अभी अगर रात है तो दिन होगा ही, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगा 1, लेकिन जो असंभव घटना है उसका प्रायिकता 0। तो यहाँ पे असंभव पूछ रहा है कि जिसका घटित होना असंभव है मतलब वो हो ही नहीं सकता है, तो उसका प्रायिकता हो जाएगा 0। आगे क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछ रहा है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है। ये भी समझ लेना है बढ़िया से, किससे बड़ी या उसके बराबर। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे अभी बताए 0 और 1 के बीच में होता है प्रायिकता। अब यहाँ पे 0 भी दिया है इसमें और 1 भी दिया है, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, इसको समझ लेना है, अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पे हम जैसे पूछ रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर, तो किससे बड़ी, 1 से, 0 से, -1 से, 2 से। तो 0 से बड़ी या उसके बराबर, 0 से बड़ी हो सकती है या उसके बराबर, लेकिन 1 को अगर लेंगे तो 1 से बड़ी तो नहीं ना होगी ना घटना की प्रायिकता, 1 से छोटी होगी या तो फिर 1 के बराबर। 0 और 1 के बीच होता है
तो 0 और 1 के बीच में जब होता है तो 0 से बड़ा 1 है, तो घटना की प्रायिकता 0 या तो 0 से बड़ी हो सकती है, 1 से बड़ी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसीलिए इसका ऑप्शन ये होगा सही। बढ़िया से इसको समझ लेना है कि 0 से घटना की प्रायिकता बड़ी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती घटना की प्रायिकता। 1 से छोटी होगी या तो 1 के बराबर, लेकिन 1 से बड़ी नहीं, 0 से बड़ी हो सकती है। ये थोड़ा घुमाया हुआ जैसा क्वेश्चन लगता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत दिमाग लगाने वाला है। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। सामान्य वर्ष कहने का मतलब हो गया कि एक हम लोग जानते हैं लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में होता है 366 दिन। सामान्य वर्ष बोल दिया तो सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन। तो जो 365 दिन वाला जो वर्ष है, तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब कैसे दिमाग लगाना है बताते हैं उसको हम। इसकी प्रायिकता क्या होगी ये निकालना है। तो जैसे कि 365 दिन होता है एक सामान्य वर्ष में, अब 365 दिन जो है वो कुल 52 सप्ताह होता है। 365 दिन मतलब 52 सप्ताह। जब हम 52 को, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, अब 52 सप्ताह हो गया एक साल में, तो 52 को जब 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 364 दिन। हम लोग जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष में होता है 52 सप्ताह। अब 52 सप्ताह जो है को उसको 7 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 364 दिन, और एक सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन। तो अब 52 सप्ताह में तो यहाँ पूछ रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 52 सप्ताह में तो 52 रविवार होगा, ये तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि एक सप्ताह में एक रविवार भी होगा, एक सोमवार, सब दिन एक एक बार आएगा, रविवार भी आएगा 52 बार 52 सप्ताह में। तो 52 सप्ताह में हो गया 364 दिन। अब एक दिन जो बच गया, सामान्य वर्ष है तो 365 दिन होगा, नहीं तो 366 भी होता, लेकिन सामान्य वर्ष है तो 365 दिन होगा। अब 52 सप्ताह में 52 संडे आया, और 52 संडे में हो गया 364 दिन। अब एक दिन जो बच जा रहा है वो तो कोई भी दिन हो सकता है, 7 दिन में से हो सकता है वो संडे आ जाए, हो सकता है वो मंडे हो जाए, हो सकता है वो ट्यूसडे हो जाए। तो यहाँ 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी, तो 52 रविवार तो कंफर्म है कि हो गया है। अब 53 रविवार होने का प्रायिकता क्या होगा, तो एक दिन जो बच रहा है, 364 दिन तो पूरा हो चुका है 52 सप्ताह में। अब एक दिन जो बचा वो हो सकता है संडे हो, मंडे हो, 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, तो उसका रविवार ही होगा। इसका क्या प्रायिकता है, तो 7 दिन में से कोई भी दिन वो हो सकता है, इसीलिए उसका प्रायिकता हो जाएगा 7 दिन में से एक दिन, कोई भी दिन आ सकता है। अब वो संडे एक ही दिन आएगा 7 में से, इसीलिए इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/7। तो इसको बढ़िया से समझ लेना है कि जो एक दिन जो घट रहा है 365 दिन पूरा होने में से 52 संडे आ चुका है, 365 दिन के लिए एक दिन अब घट रहा है यहाँ पे। अब वो एक दिन जो संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन आ जा सकता है, तो वो संडे होगा ही, इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 29 में द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल निम्न में से चुनें। इसमें शून्यकों का गुणनफल क्या होगा ये निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है C/A। शून्यकों का योगफल अगर पूछता तो अल्फा प्लस बीटा होता है -B/A, लेकिन शून्यकों का गुणनफल निकालना मतलब C/A। तो C हो गया कांस्टेंट वाला 10 बटे ये होता है x² का गुणांक, x² के साथ गुना में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो इसको 10/1 करेंगे, 10/1 मतलब 10। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल 10 हो जाएगा। गलती से 10/7 जल्दीबाजी में नहीं कर देना है। अंतिम क्वेश्चन अब ये है 30वां नंबर का क्वेश्चन।
यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण युग्म होगा। मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसका ग्राफ जो है वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दोनों का ग्राफ जब निकालें खींचे तो उस दोनों का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा या संगत होगा या आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर गया, इसका मतलब ये दोनों समीकरण को हल करेंगे तो उसका एक हल होगा। जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया तो उसका एक हल होगा, और एक हल जब हो गया तो वो उसको कहलाता है वो संगत। अगर कोई हल नहीं होता तब वो होता असंगत। लेकिन जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक हल होगा, और जब एक हल हो गया तब वो हो जाएगा संगत। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, वो समीकरण युग्म कहलाएगा संगत। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, और ये पूरा बुक से हर चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है इसमें। और इसी तरह से और भी ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाने जैसा है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन का सेट इस चैनल पे मिलते रहेगा। इसलिए चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और पहले भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट था उसको भी शेयर कर चुके हैं, जैसे पिछले साल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको शेयर किए हुए हैं हम इस चैनल पे। उसका भी लिंक नहीं होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही था। तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उससे वो भी तो बुक का ही क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगर पिछले साल नहीं पूछा तो हो सकता है इस बार पूछे उसको, इसीलिए वो भी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।